औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डो टॉक। नाजरीन, जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से काफ़ी मामलात गर्म हैं और गुज़िश्ता रात ईरान ने अपने जनरल की हलाकत का बदला ले लिया। दर्जनों मिसाइल फायर किए गए 2 चेक पोस्टों के ऊपर, अमेरिका के 2 फिजाई अड्डों को तबाह किया गया और 80 फौजियों को मौत के घाट उतारने की बातें की गई। लेकिन अब से कुछ देर कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वाशिंगटन डीसी के अंदर, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं जी, हमारी तो कोई हलाकत हुई ही नहीं है और हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाज़ेह तौर पर जनरल कासिम सुलेमानी के काफिले पर हमले से अमेरिका ने खित्ते में अपने अज़ाइम का खुलकर प्रचार किया है कि मेरे अज़ाइम ये हैं कि अब मैं खित्ते में इस्तेहकाम और अमन नहीं चाहता हूं। इब्तिदाई तौर पर जब जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी हमले में हलाक किया गया तो उसके फौरी बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग जनरल कासिम सुलेमानी से तंग हैं। जनरल कासिम सुलेमानी कातिल थे और जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद उनके जनाजे में जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उसके बाद ये बात वाज़ेह तौर पर खुल गई कि जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से ईरान को लेकर अमरीका का मौक़िफ़ जो था वो इंतहाई गलत था। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर उस ऑपरेशन को लीड किया गया जिस ऑपरेशन के अंदर अमेरिका के हवाई अड्डे तबाह किए गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने आज जाके उसकी मजम्मत की और कहा कि मुझे तशवीश लाहक हो गई है कि खित्ते में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। उन्होंने फौरी तौर पर सिपाही सालार पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को हिदायत जारी की हैं कि तमाम ममालिक के आर्मी चीफ के साथ राबिते कायम किए जाएं और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी काम पे लगा दिया गया है और कहा गया है कि अमरीका, ईरान और सऊदी अरब के दौरे किए जाएं और मामलात के अंदर सालिस बना जाए बनिस्बत इसके कि किसी एक जानिब हवा का रुख जाता हुआ दिखाई दे। इस पर वाज़ेह तौर पर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, सेनेटर हैं, बड़े सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है, उन्होंने सेनेट इजलास के अंदर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद जो मौक़िफ़ सामने आया था, उन्होंने कहा कि अगर हमने सालिसी करा दी होती अमरीका और ईरान के दरमियान तो शायद आज कासिम सुलेमानी जिंदा होते। ख्वाजा आसिफ साहब का जो असेंबली में बयान आया है वो ये कि अब तक अगर जनरल कासिम सुलेमानी ठीक थे तो उनकी मजम्मत क्यों नहीं की गई उनकी हलाकत के ऊपर, और अगर वो गलत थे तो फिर मामलात खराबी की जानिब जाते हुए ही दिखाई देंगे। दूसरी बात ये कि आज आर्मी तरमीमी एक्ट भी सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया, जिस पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और शिबली फराज साहब ने मुसलसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर, इस अहम मामले के ऊपर मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने इसी प्रोग्राम में बैठकर तमाम सियासी जमातों को इत्तेहाद दिखाने पर दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश किया था, लेकिन आज उसी दिल को तोड़ दिया गया सिंध असेंबली के इजलास के अंदर। और आज मुहतसिब आला की तैनाती के मामले पर अपोजिशन और हुकूमती मामलात के अंदर एक महाजराई की सूरत हाल पैदा हुई, शोर शराबा हुआ और ऑपोजिशन ने इस मामले के ऊपर बात ना करने देने पर स्पीकर की डाइस का घेराव किया। इमदाद पताफी साहब जो है वो हलीम आदिल शेख साहब की जानिब बढ़े, लेकिन उनको अरकान ने रोक दिया। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक बार फिर कानून साजी के अलावा पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी से ये मामला सरंजाम दिया है जनाब मोहतरम तैमूर तालपुर साहब ने, जबकि दूसरी जानिब इंतहाई मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब मौजूद थे। और इत्तलात ये भी हैं कि उस असेंबली इजलास के अंदर एक दूसरे को धमकियां तक दी गई हैं। अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो पाकिस्तान, सिंध और कराची में कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान, तज्जियाकार जाहिद अवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है सैयद फरहान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, नफीस नहीं है, इकबाल सान साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जाहिद भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। जनरल कासिम सुलेमानी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब भी क्लियर नहीं है, क्या होने जा रहा है इस मामले को लेकर खित्ते में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जैसे अपने अभी बयान में कहा है कि आज अब पॉलिसी जाहिर की है, अपना वज़ीर आज़म साहब ने अपना जनरल साहब को हुक्म दिया है कि राब्ते करें। देखिए, अब तक तो बड़ा एक मुस्बत किरदार अदा किया हुआ था कि सालिसी का किरदार उन्होंने अदा नहीं किया और ना किसी को फेवर देने का किरदार अदा किया, क्योंकि सालिस बनना था तो पहले बनते जो कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने देखा सालिस बनने के लिए गए सऊदीया और ईरान को जोड़ने के लिए। सही। अब सऊदीया जो है, आप नोट करें कि हमेशा से वो इजरायली पॉलिसी को एक्सेप्ट कर चुका है, वो अमेरिकन लॉबी को एक्सेप्ट कर चुका है, और ईरान जो है वो टोटली प्रो इस्लामिक मुल्क है। सही। तो ये तो पहले बात, ये लोगों की जो सोच है, कॉन्सेप्ट है, यही गलत है। मैं कहूँगा, मेरा अपना तजिया है कि जनरल सुलेमानी जो है वो ईरान और सऊदीया का आपस में एहतियात करने के लिए गए थे, तो इस वजह से ये उनकी मौत वाज़े हो गई। नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए, ईरान का जो सोच है वो खुमनाई, आयतुल्लाह खुमनाई की सोच है, प्रो इस्लामिक सोच है, वो हमेशा से वो रही है और रहेगी। और अमेरिका की सोच जो है वो हर इस्लामी ममालिक के अगेंस्ट जाकर अमेरिका का साथ देता रहा है पास्ट में। सही। और आपने देखा है इस चीज को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये हमारे वजीर आजम साहब गए थे आपस में इनका एहतियात कराने, मैसेज लेकर गए, वो आगे मामलात वहीं के वहीं यूं के तू रह गए, वो नहीं बढ़ते। अमेरिका कब चाहेगा? अमेरिका खासकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, उसका जहन आप देख लें, जब से आया हुआ है वो एक पॉलिसी उसकी ये है कि जंगजू किस्म का जहन है कि दुनिया में किस तरह से वो जंग को फैलाए और अपना मुस्लिम कंट्रीज पे वो देख ले। आपस में मवाजना कर लिया जाए तो कहा जाता है कि इंडिया में जब इंतखाबात हो रहे हों तो वज़ीर आज़म जितनी हर्जा सराई पाकिस्तान पे करेगा वो उतना मजबूत होके फतेहयाब हो जाएगा। अमेरिका की पॉलिसी भी यही कही जाती है कि जितना जो सदर के लिए उम्मीदवार खड़ा होगा वो जितना ईरान के खिलाफ हर्जा सराई करेगा उतना मजबूत होगा। थोड़ा सा मोहम्मद अली, मैं वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप सदर जो माजी में सदूर आते रहे उनकी बात नहीं है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की बात है, तो उससे अमेरिका में भी लोग जो अवाम है नाखुश हैं। दूसरी जितनी पार्टियां वो उस पर जितनी तनकीद अमेरिका में हो रही है इस वक्त, उसने अमेरिका को, आपको पता है अंदरूनी हालात कितना कर्जदार कर दिया अमेरिका को अपनी इस गलत पॉलिसियों की वजह से। हर वक्त उसका ज़हन जो है वो जंग की तरफ, तसादम की तरफ जो बढ़ रहा है, जिसमें दूसरी कंट्री से ज्यादा जो खिलाफ है इस वक्त वो अमेरिकन खुद हैं। अमेरिकन कहते हैं कि ये जाराना पॉलिसी बंद की जाए। डोनाल्ड ट्रंप को वो खुद कहते हैं कि आप मामला इत्तेहाद की तरफ ले जाएं और जोड़ने की करें। तो डोनाल्ड ट्रंप की तो पॉलिसी शुरू से जंग की रही है। और आप दूसरी बात ये देखें कि उसको इस जंग में फायदा ही फायदा है। और हमें ईरान ने अब जवाब तो दे दिया, पहली बार एक मुस्लिम कंट्री, माने आप, बहुत चंद ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका को आंखों में आके डाल के बात करते हैं और जवाब देते हैं, जिसमें ईरान सरे फहरिस्त है। पहले भी उनका तैयारा मारा और कल भी उन ट्वीट में भी उन्होंने कहा वो याद रखें, और अब फिर लाल झंडा लहरा के उन्होंने जवाब दिया, रिसेंट फौरन जवाब दिया। तो अमेरिका जब तक उसकी आंखों में आके बात जंग की, मैं नहीं कहता कि जंग की तरफ जाए, जवाब उसने दिया, लेकिन अगर ये रुका नहीं यहाँ पे सिलसिला तो ये तबाही की तरफ जाएगा। और वो तबाही हमारे पूरे इस खित्ते के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अमेरिका खुद वहां बैठा, उसने जितने बेसिस बनाए हुए हैं वो हमारे इस्लामी ममालिक में बने और इस्लामी ममालिक को नुकसान देगा। यूरोपियन कंट्रीज को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने लगा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से सैयद फरहान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। फरहान भाई, सर जी क्लियर कर दें जनाबे वाला, क्या होने जा रहा है? दोबारा वही सवाल दोहराऊंगा। इस वक्त लोग कहते हैं कि अगर ईरान को देख लिया जाए, उस कौम ने जंग की तैयारी कर दी है आपके कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद, और अगर पाकिस्तान में देख लिया जाए तो हुक्मरानों का रवैया इतना अपोलोजेटिक होता है हर मामले को लेके। क्या लगता है सर, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको कल एक प्रोग्राम में यहीं पर ही आपके ही चैनल में बैठा हुआ था और उन्होंने कहा था कि भाई ईरान जो है बड़ी सॉफ्ट रहेगा इस मामले पे और बहुत सोच समझ के जो है वो आगे बढ़ेगा, कदम उठाएगा। लेकिन मैंने कल ही प्रोग्राम में बोल दिया था कि ईरान जो है वो एक गैरतमंद कौम है और वो बदला लेगी अपना, और उसने रात को ही कल अपना बदला लेने की कोशिश की। सही।
अच्छा, जहां इलेक्शन का मामला है तो इलेक्शन अगर आप इस बेसिस पे जीतते हैं तो ये आप इंडिया ना समझें, ना पाकिस्तान समझें इस मुल्क को, इसको आप समझें अमेरिका। अच्छा, अमेरिकन एजुकेशनल रेशियो बहुत हाई है। सही। वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बाद वोट देते हैं। 2 ड्रोन गिराने के रद्द अमल में उन्होंने एक जनरल मार दिया, वो भी ईरान का। ना, वही तो मैं आपसे वहीं पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कि मसला ये हुआ है कि आपने आज जालिम आप खुद बने हुए। उस वक्त अगर आप बोलते हैं, मुझ पे कल बोला गया कि जी जनरल साहब ने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर दे दिया, मैंने उसको क्लियर कर दिया था उनको। सही। अफगानिस्तान वॉर में जी। एक टेलीफोन कॉल, उस वक्त उन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि हम मजलूम हैं, हमारे ट्विन टावर गिरा दिया इन्होंने। ठीक है, वो बेस बनाया और घुस गए। आज वो मजलूम नहीं, आज जालिम है। और आप जो मदीने की रियासत की बात करते हैं मौसूफ, तो जालिम के साथ देने वाले को अल्लाह ने कुरान शरीफ में भी फरमा दिया कि जालिम का साथ दिया गया अभी फरहान नहीं, भाई? नहीं, दिया नहीं गया। जी। लेकिन जो सोचे रखते हैं ना लोग, जी। आपने जिन साहब को भी आगे किया है, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी, उनके तो आपको पता है कितने ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। अमेरिकन ताल्लुकात आपको पता ही होंगे कितने ज्यादा ताल्लुकात हैं। ईरान तो वो जाते ही नहीं है। अच्छा, ईरान जाने की कोशिश भी नहीं करते। जो अभी इस्लामिक बॉर्डर बन रहा था, जो बनने जा रहा था, उसमें ईरान उसको होल्ड कर रहा था। ठीक है, आप उसमें आपने अपना नुमाइंदा भी नहीं भेजा। सही। अगर आप अपना नुमाइंदा ही भेज देते, आपकी कम से कम वहां पे एक प्रेजेंस आ जाती कि जी हम शामिल हुए। नियाजी साहब नहीं जाते, लेकिन अब ये तो चले जाते। किसी की जंग का हिस्सा बनने की जरूरत ही क्या है? हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम अल्टीमेटली जंग का हिस्सा इसलिए बनेंगे क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो हम बहुत खतरनाक जगह पे बैठे हुए हैं। अच्छा, एक तो आप जी आजाद रियासत है, खुद मुख्तार रियासत है, बिल्कुल अगर साथ देगी तो या तो पड़ोसियों का देगी या फिर गैरों का देगी। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। और यही ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है, आजाद भी हैं, खुद मुख्तार भी हैं और ताकतवर भी हैं। अच्छा, फौज भी बहुत हमारी ताकतवर है। ठीक है, हमारे पास कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, इलेक्शन जीतने की बात आप कर रहे हैं, तो ईरानियों ने 3-4 दिन पहले इनकी वेबसाइट हैक करके उनको बता दिया कि आप कितने पानी में हैं। सही है। अब कल वो ये भी कर सकते हैं कि उनके साइबर हमले को इतना कंसीडर कर रहे हैं आप किसी भी चीज। साइबर हमला तो है ना, साइबर से ही चल रहा है ना, उनका एटमी प्लांट पूरा रिएक्टर जो है वो साइबर से ही चल रहा है ना। अच्छा, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कल के वो आपके एटमी रिएक्टर्स के अंदर घुस के वो वहीं पे ब्लास्ट कर दें। क्यों नहीं हो सकता? हर चीज पॉसिबल। जब आप इराक में जाके एक जनरल को शहीद कर सकते हैं, मैं मारूंगा, मारने का लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं शहादत का लफ्ज बोलूंगा। अच्छा, क्योंकि वो शहीद हैं। ठीक है। और जब एक इसलिए कि वो वर्दी में थे, वर्दी में कोई भी जनरल होगा तो वो ऑन ड्यूटी थे ना जनरल, वो सही, तो वो शहीद ही होगा। मैं तो उनको शहीद ही समझूंगा। ठीक है। और गैरतमंद भी समझूंगा। और ईरान और सऊदी अरब के मामला आपको भी पता है कि किस तरह से रहे हैं। कभी भी ये एक दूसरे को फिरके की बेस के ऊपर ये कभी एक दूसरे को तस्लीम कर ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन ईरान ने इस दफा अपना बड़प्पन दिखाते हुए तुर्की के साथ जाके अपना जो है वो अलायंस करने की कोशिश की तुर्की के साथ। सही। तुर्कियों का भी वही लाएअमल है। तुर्की भी जो है वो खिलाफत के ऊपर वो रखते हैं, सही, अकीदा रखते हैं। ईरानी जो है वो इमामत के ऊपर अकीदा रखते हैं। लेकिन ईरानियों ने अपना बैकफुट पे आए और आके उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है अभी मुसलमानों की बका की जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम तुर्की के साथ जाएंगे। जब वो अपना कदम बढ़ा के आगे बढ़े हैं तो बिल्कुल सही है, आपका भी स्टैंड यही होना चाहिए। इकबाल सान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने माहिरीन हैं उनसे बात करता हूं ना, तो वो एक ही बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर तब शुरू होगी जब 2 लोग मनसब के ऊपर आ जाएंगे। ट्रंप आ चुका है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जिस दिन मनसब संभाल लिया, 3री जंग अजीम का बिल्कुल आगाज हो जाएगा। कितना मुत्तफिक रखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पर जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, जो लोग तज्जिया कर रहे हैं 3rd वर्ल्ड वॉर का, मैं समझता हूँ कि इसकी बाज़गश्त तो काफ़ी अरसे से चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है पूरी दुनिया का, उसमें इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं। और जिस तरह ईरान के एक जनरल को अमेरिका ने हिट किया और वो शहीद हुए, उसके बाद आपने देखा उनके जनाजों को बिल्कुल कितनी बड़ी तादाद में बिल्कुल उस कौम को इकट्ठा किया। अगर कहीं ना कहीं माइनर भी कहीं इख्तलाफात अगर बहसियत कौम ईरान के अंदर मौजूद होंगे, तो वो भी क्रेडिट अमेरिका ने अपने ऊपर लेकर उनको मुत्तहिद कर दिया। सही। जब कोई कौम मुत्तहिद हो जाती है तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है। और स्पेशली वो कौम जो ईमान की ताकत भी साथ रखती हो। सही। देखिए, अब ईरान ने, जैसा कि जाहिद साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, ईरान वाहिद मुस्लिम कंट्री था जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनको
जवाब ललकारा दिया। था, बिल्कुल सही है। अब आया 80 लोग वहां पे, 80 अमेरिकी जो हैं वो मारे गए नहीं मारे गए वो एक अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने मिसाइल दाग दिए। सही। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आया पाकिस्तान का रोल क्या है। पाकिस्तान का रोल ऐसा है कि मलेशिया में कोई कॉन्फ्रेंस हो, सऊदीया इनको इनकार करे और पाकिस्तानी वजीर आजम जो है मुंह मोड़ के पाकिस्तान की तरफ यू टर्न लेकर आ जाएं। अच्छा। तो अगर इस तरह का किरदार है तो आपने अभी अभी कहा कि पाकिस्तान आजाद खुद मुख्तार रियासत है। बिल्कुल सर। उसकी तो नफी करते हैं खान साहब। अच्छा। किधर है आजाद और खुद मुख्तार रियासत? हम सऊदीया से बाहर निकल के बात करते नहीं है। ये काम तो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबे का इफ्तिदा करके, जिसकी हमें मार भी पड़ी और वो मंसूबा आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। सही। तो ये जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल जो लॉबिंग है उसमें पाकिस्तान मुझे तनहा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं रोकूंगा इकबाल भाई, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपका जवाब मुकम्मल लूंगा और फिर हुकूमती नुमाइंदे से भी इसका जवाब लिया जाएगा कि पाकिस्तानी हुकूमत इस तमाम तर मामले पर कहां स्टैंड कर रही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इकबाल सान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। जवाब आपका अधूरा रह गया था जी। देखें, अभी आपने आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की बात की। यकीनन पाकिस्तान बज़ाहिर तो आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है और हमें होना भी चाहिए, लेकिन हम अपने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं और उनके रवैयों को देखते हैं तो वो एक ऐसा ब्लेंडर भी करते हैं। सऊदीया जाने के बाद मलेशिया में जब हमारी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली, जहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी थी, और बगैर किसी रीज़न के, एनी विदाउट रीज़न जो है वो मलेशिया जाने से इनकार कर देते हैं। आज तक उस पर वो अपनी वजाहत भी नहीं दे सके। क्या अगर इस तरह के हम खुद मुख्तार हैं कि हम किसी के दबाव में आके, किसी की शर्त पर, किसी के किसी की ख्वाहिश पर हम किसी और कंट्री से अपने ताल्लुकात को ख़राब करें? देखिए, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल, जो कि माजरत के साथ जिस तरह के देरीना ताल्लुकात हमारे होने चाहिए ऐसे है नहीं। ये काम आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में करने की कोशिश की और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया। उसका नतीजा जो निकला वो आप सबके सामने है। आज पाकिस्तान जो है ईरान को और सऊदीया के दरमियान जब मसालियत की कोशिश करता है तो उसका कोई रिजल्ट निकालने की कंडीशन में आ नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि शायद वो हमारी क़यादत पर अब उन्होंने ईरान में भरोसा करना छोड़ दिया है, और जबकि हम जब सऊदीया जाते हैं, जो वो कहता है, जो जिस ख्वाहिश का इजहार वो कर देते हैं, हम उस ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं, कतई नजर इस बात से कि इनके इस ख्वाहिश से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। देखिए, हमें और हमारी जो खारजा पॉलिसी में हमेशा इस बात को मलूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा अमल जिसकी वजह से हमारे मुल्क का कोई नुकसान होता है वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ जाने से हो, चाहे किसी की हिमायत में जाने से हो, चाहे न्यूट्रल लेने से हो। अच्छा। तो इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसमें सिर्फ हमें एक बात की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान की बका, सलामती और पाकिस्तान की मजबूती किस अमल के साथ है, तो हमें वो अमल करना चाहिए। लेकिन अमेरिका तो पूरी दुनिया को दहशतगर्द करार देने पे तुला हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन जी दुनिया से चला जाएगा तो जी दुनिया में अमन हो जाएगा। फिर सद्दाम हुसैन को उन्होंने नहीं छोड़ा, उसके बाद उन्होंने वो दाइश के सरबराह थे, उनका नाम अबू बकर बख्तारी साहब, फिर मुल्ला उमर की बात आई, फिर वो जनरल सुलेमानी, अब आपके सामने कर्नल गजाफी का। आप देखें कितने लोगों को इस दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर वो इसी तरह बगदादी साहब पे तो इल्जाम नहीं था, वो तो वाकई दहशतगर्द थे। भाषानी शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, 70 साल पाकिस्तान की तारीख में तमाम हुक्मरान जो हैं वो किसी न किसी के सालिस बने रहे। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस्तेमाल किया है, किसी को मार दिया, कहीं हमला कर दिया और फिर पाकिस्तान को आगे कर दिया कि बताओ कि तुम्हारी एक टांग नकली है, तुम हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अभी मामला किस जाने जा रहे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। मोहम्मद अली भाई, असल में बात ये है कि हर बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है। मैं इस टाइम जो देखता हूँ कि माजी के अंदर जो भी गवर्नमेंट रही, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के जमीनी रास्ते, पाकिस्तान अमेरिका को जो है ना हमेशा उसके डॉलरों के लिए उनके आगे भागते रहे और पाकिस्तान की अफवाज का नुकसान, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान, ये मैयतें हम कब तक उठाते रहेंगे? हमारी पॉलिसी ये है, इमरान खान की पॉलिसी ये है कि मैं आपको एक बात थोड़ी सी पुरानी लेके आपके सामने आऊं कि हमने मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जब इमरान खान साहब ने स्पीच की थी तो उसने एक अमन का पैगाम लेके और अमन की बात की कि जिस तरीके से जहराना तरीकाकार कश्मीर पे हो रहा था,
पाकिस्तान की जमीनें इस्तेमाल हो रही थी अमेरिका के लिए, लेकिन ये खित्ते के अंदर हम हमेशा अमन की बात करेंगे और अब वो काम इमरान खान की गवर्नमेंट पे नहीं होगा। हम कब तक ये अपने जो है ना शाते हम देते रहेंगे, कब तक? लेकिन सर हम हमेशा, हमारी गवर्नमेंट अभी अमन की बात करेगी। खित्ते के अंदर ये जिस तरीके से ये कंडीशन चल रही है ईरान की, ईरान के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने किया, ट्रम्प ने किया, इसका असल में जवाब जो आज इनको मिला, तो मैं समझता हूं कि आखिर इतना गुरूर और इतना जो बंदा उस पे उतर जाए कि वो कहे कि बस दुनिया मेरे हाथ के नीचे, तो मैं समझता हूं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। वो बड़े बड़े फिरौनों की तरह उसने मिसाल बना के दुनिया के सामने रखी है। पाकिस्तान की जहां तक बात है सर, इमरान खान का मौक़िफ़ भी है, आपने सुना भी होगा, हम अमन की बात करेंगे, हम किसी की जंग में हमें। शाह साहब इंटरप्ट करना बिल्कुल पसंद करूंगा मैं आपको। लोग बोल रहे हैं, खास तौर पे आपके मुखालिफिन की उसमें बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, कि आज कश्मीर में भी 158 रोज हो गए कर्फ्यू को। पाकिस्तान कब तक ये अमन की फाख्ता उड़ाता रहेगा? मोहम्मद अली भाई, असल में आज आप देख रहे हो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। देखिए, हम अपनी गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट जब से आई, इमरान खान ने अब तक सब्र का पैमाना लेके और भारत जहराना जो भी तरीकाकार हो रहा है उसको समझाते जा रहे हैं, हम समझाते जा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे जैसे कल अमेरिका ने किया ईरान के ऊपर, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, बहुत नाजायज किया है। ये हल नहीं होता हर चीज का, लड़ाई का या किसी हवाले से। अमेरिका हमेशा जो है ना, अमेरिका का यही तरीका कार रहा है, जहां उसकी अगर गोट नहीं गली तो वहां पर उसने कुछ और वारदात की है। तो लिहाजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसके खित्ते के अंदर हमने जो अपना पैगाम दुनिया को देना था वो दे चुके। अब इसके बाद देखते जा रहे हैं। ठीक है शाह साहब, आप बिल्कुल मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि सवालात की राहदारी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है। जाहिद अवान साहब, अब मैं चाहूंगा आप कमेंट कर दें। जनाबे वाला क्या कहना चाह रहे हैं भाषानी शाह साहब? इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ भी हो जाए, अमन हमेशा हमारा जो है वो तरजीही बुनियादों पर रहेगा, और अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान हर किसी के साथ बैठने या हर किसी के साथ दुश्मनी लेने में तैयार है। देखिए, मैं आपको सियासत से हटके एक बात करूं कि जंग में किसी भी सूरत से देखा जाए, किसी भी एंगल से, तो पूरे खित्ते के लिए नुकसान है। और हमें आज आप देख लें, कल देखें कि ज़रा सा जंग का ये हमला हुआ जनरल सुलेमानी का, और फिर उन्होंने जवाब दिया, 1000 पॉइंट इंडेक्स नीचे गया, आज 500 नीचे गया। तो कितनी बुरी तरह से यानी मईशत को धचका पहुंचा। और अगर खुदा ना खास्ता ये जंग ने, अल्लाह ना करे कि छिड़े जंग, अमन, इसमें यूएनओ को किरदार अदा करना चाहिए। ले आए जाहिद भाई, इसे देखे ना, स्टॉक एक्सचेंज में ले आया। नहीं, जाहिर मईशत, हम कहाँ खड़े हुए हैं? दुनिया में जंग होती है तो तबाही होती है। पूरे हमारे पाकिस्तान का एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट हुआ है। और फिर जंग अगर हमारे दोनों मुमालिक की हो जाती है तो पाकिस्तान किसी भी एंगल से देखें तो उसके रगड़े में, जमरे में आएगा ही आएगा। ये नहीं कि पाकिस्तान का खित्ता ऐसा है कि वो अब पहली बार ये है। ठीक है, मैं एक सियासत से हटके इसमें वो कहना चाहता हूं कि इसमें यूएनओ को, रशिया को और अपना मलेशिया के जैसे सदर ने कहा, इस वक्त मुस्लिम ममालिक को एहतियात की जरूरत है, सामने आना चाहिए, जवाब चीज का जवाब देना चाहिए। जंग से मतलब दोनों को जंग से पिछड़ने। देखिए, ये अमेरिका की तो जो पॉलिसी है वो मुस्लिम ममालिक को ही इस्तेमाल। अब इस जंग का इम्पैक्ट कहाँ होगा? मुस्लिम ममालिक पे होगा ना, नुकसान कहाँ जाएंगे? कहीं भी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इसके मुतासरीन होंगे? नहीं होंगे। तो ये आप इस चीज को जरा सा 1 मिनट टाइम दें। देखिए, मैं एक चीज से इत्तेफाक करता हूँ, एक सेकंड। देखिए, जो माजी की हुकूमतों या इस हुकूमत को मैं एक हट के बात करता हूँ कि चले पहली बार एक ऐसा फोरम पैनल आया है कि सियासी और जो फौजी हैं हमारे, वो एक आवाज होके जो है मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। ताकि ये मुल्क की सालमियत का मसला है। अगर खित्ते में जंग होती है तो हम भी बचते नहीं है, हमारे ऊपर भी जो है तो किसी ना किसी तरीके से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। फरहान भाई, आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला, पहले तो ये बताएं सर कि जितने ये मुस्लिम ममालिक हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि जी हम मईशत
के हवाले से जो माशी हमारे अदाद शुमार हैं उनको भी मद्देनजर नहीं रखेंगे, हम सारी तिजारत भी अमरीका से खत्म कर देंगे। उर्दुवान साहब आगे खड़े हो गए हसन रूहानी साहब के पीछे, इमरान खान साहब कहां खड़े? देखें, सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जी कि जब भी आपको किसी मुनाफिक को देखना हो तो आप देख लें कि कुफार से जंग लड़ते हुए वो अपने फाइनेंशियली अपने मामलात को देखना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो आपको पता चल जाएगा मुनाफिक कौन है। अच्छा, मुनाफिक की अगर आपको वाजे करना हो। दूसरा, ये मौसूफ साहब जो भी हैं, मुझे नहीं बताइए, बाशानी शाह साहब ने कहा कि हम देते रहे हैं, अपने हवाई अड्डे भी देते रहे हैं और अपने ज़मीनी रास्ते भी देते रहे हैं लोगों की जंगों में। तो इनको शायद पता ही नहीं है कि उस जंग में आज भी अगर आप देखें तो वो फौजियों ने दिए थे ना वो जंग के। उसल जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्हीं को ये देना चाह रहे हैं जिसके कभी उस तक ये पहुंच भी नहीं सकते। इनका जो लीडर है जी जी। उसकी सोच क्या है कि मुर्गी और अंडे और बच्चे और कट्टे, ये इसकी सोच है। तो सर जी, सियासतदान को कहां डिक्टेटर तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है? नहीं, उसकी सोच। देखिए, डिक्टेटर की बात नहीं, यहाँ पे है लीडरशिप की बात। लीडर होता है, उसके बाद पॉलिटिशियन होता है, उसके बाद एक सेलिब्रिटी होता है। आपने एक सेलिब्रिटी को इस वक्त वजीर आजम बनाया हुआ है। अच्छा, नॉट फॉर पॉलिटिशियन, नॉट फॉर लीडर। वो दोनों सलाहियतें उनके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा। अगर होती तो पहले 100 डेज की जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें वो अंडे और चूजे और मुर्गी की बात नहीं करते। फरहान भाई, जान की अमान पाऊं तो एक सवाल पूछना बिल्कुल चाहूंगा सर। मुशर्रफ साहब में लीडरशिप क्वालिटीज थी डेफिनेटली, तो एपीएमएल के पास एक भी सीट नहीं है? नहीं, वो मैं आपको बताऊं, एपीएमएल हुआ ये है कि मुशर्रफ साहब खुद जो है अपने केसों के अंदर ही उलझे रहे। अच्छा, अपने केसों के अंदर उलझे रहे। जी, पीपल्स पार्टी को तो खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि उनके लीडरान तो बहुत ज्यादा केसेस में उलझे हैं। नहीं, आप देखें वो पीपल्स पार्टी पूरी बनी हुई पार्टी 73-74 एपीएमएल नहीं बनी पार्टी, ये तो सर अभी बनी है। डॉक्टर अमजद साहब क्यों चले गए सर? डॉक्टर अमजद साहब को वो जाने, उनका काम जाने, वो भी इनके जैसे थे जैसे इनके साथ जाके मिल गए, उनके ही वजह से। आपका जो सवाल है ना, जितने नफीस आदमी है ना सर, आपको एपीएमएल में नहीं होना चाहिए जी। आप उन्हीं की वजह से, अच्छा, आज डॉक्टर अमजद जिनका नाम लिया, उन्हीं की वजह से ये एपीएमएल नहीं बन सकी। अच्छा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें आप। चले ठीक है, जनरल मुशर्रफ को मौजू पे आ जाइएगा। अच्छा चले, तो ये जो है ना सर, ये जो बात कर रहे हैं, आपने ही एक बात बोली कि कश्मीर के अंदर, बिल्कुल, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू तो हटा नहीं सके ये। अच्छा, ये क्या सालिसी करेंगे? ये किस किस्म की सालिसी करने जा रहे हैं? कश्मीर में 150 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आपने क्या किया है उनके लिए? एक तकरीर करके आ गए। तकरीर करना है, उसका हल था। अच्छा, हल था उसका। उस तकरीर के बाद और क्या हुआ? आपने मुसलमानों के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इंडिया में एक और कानून पास करवा दिया। मुस्लिम्स के अगेंस्ट हुआ ना वो कानून पास, जो आज हिंदू और ये खान साहब ने की है प्रॉब्लम इनकी। अगर आप उनको जवाब देते, देखिए सर, अभी भी अकबरुद्दीन ओवैसी, बाबरुद्दीन ओवैसी दोनों कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के जो दो कौमी नजरिए उसकी मुखालिफत करते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मोदी को कश्मीर में जवाब दे देते, अच्छा, कश्मीर का जो क्या जवाब देते? हमला कर देते। आप बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करते ना वहाँ पे। उन्होंने भी तो किया। आप तो वहाँ पे आपने तो आदमी को लश्कर कशी करते वहाँ पे। आपने आदमी उतार लिया और उतारने के बाद आपने उनको गिफ्ट दे दिया कि ये ले जाए आप। आपका यही मतलब ये काम था आपका, ये करना चाहिए था आपको। आप उसको अपने पास तो रखते हैं यहाँ पर, उससे इन्वेस्टिगेशन तो करते। वो जो क्या था, अभिनंदन साहब जो थे, जिनको आपने दोस्ती के लिए भेजा, उसके बदले में आपको क्या मिला? ये लीडरशिप नहीं होती। चले ठीक है, जो है ना, ये इसको मैं कहूंगा कि भोंडा मजाक इकबाल सांद साहब के साथ कर रहे हैं। इकबाल सांद साहब, एक तरफ दाल है, दूसरी तरफ चना है। हम लोग क्या कर रहे हैं बीच में कि अगर ईरान और अमेरिका का मसला है तो इमरान खान साहब आर्मी चीफ को बोल रहे हैं कि तमाम ममालिक के आर्मी चीफ से राब्ता करो, वजीर खारजा को बोल रहे हैं कि दौरे करो। हमारा लेना देना क्या उसके अंदर? अच्छा, खान साहब क्या करें इस सारी सूरत हाल में? आज 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद उनको कुछ बात करने की तौफीक हुई। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। अच्छा, तो अब देखिए, सूरत हाल जो पूरी दुनिया की है उसमें हमारा जो किरदार है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अगर हम देखें तो जी अच्छी तकरीर, अगर अच्छी तकरीर से मुल्क चलता है तो जरूर करें। रोजाना खान साहब से ओवैस रब्बानी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे फिर तो अच्छी तकरीर उनसे रोजाना करवानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में, अच्छा, पीटीआई के दोस्तों से पूछे जी कश्मीर पर क्या किया जी? 54 साल के बाद कश्मीर ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर का इशू उठाया। अच्छा। अब इन बेवकूफों को कौन ये बात समझाएगा कि चले हज़फ कर दें। आर्टिकल 370 जो उन्होंने कश्मीर की जो खुसूसी जो हैसियत थी उसको खत्म किया, वो भी 54 साल के बाद हुआ। जब वो 54 साल के बाद आपकी हुकूमत में होते हुए हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा में तो आवाज उठनी थी। तो इसमें आपका क्या किरदार था? आप उस पर डांस कर रहे हैं कि जनाब 54 साल के बाद कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा में उठ गया। फिर
मेरे भाई ने कहा, आपने कहा कि जी वो कश्मीर को क्या दिया, तो मैं बताता हूँ ना, कश्मीर को दिया ना, हर जुम्मे को दिया ना घंटा, वो भी आधा, तो ये हमने किया है कश्मीर के लिए। तो जब अब हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके, कश्मीर देखिए, कश्मीर हमेशा से, कश्मीर में जब पाकिस्तान की पॉलिसी एग्रेसिव होती थी तो कश्मीर पे इंडिया कभी हरकतें नहीं कर पाता था, ये बात ध्यान में रखें। हुक्मरानी का ताल्लुक कश्मीर के इशू से जरूर है। आसिफ अली जरदारी साहब ने हल्फ कौन सी तारीख को उठाया था देखिए मेरी बात सुने, सदर बनने का? देखिए अगर इस तरह की सूरत है, मुझे डेट याद नहीं, मैं बिल्कुल मुझे डेट नहीं याद है ना, मुझे डेट याद। जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया था ना, उसी दिन बिल्कुल अगले दिन अखबार के अंदर हेडलाइन लगी हुई थी जनाबे वाला कि 90 रोज के अंदर कश्मीर पर खुशखबरी देंगे। कौन सी खुशखबरी सर? हो गई, कहाँ हो गई? 90 दिन में खुशखबरी मिल गई? कहाँ सर? मुझे बताएं। जरदारी साहब का बयान था सर, आपके लीडर का बयान था। मैं कह रहा हूँ आप खुशखबरी तो 70 सालों में नहीं मिली कश्मीर के अंदर, तो 90 दिन में उन्होंने दावा कर दिया। अब तो वो जरदारी साहब से मुझे पूछना पड़ेगा कि वो किस खुशखबरी की बात करें। बिल्कुल सर, वो खबर मेरी नजर से नहीं गुजरी ना, मैंने सदन में खड़े होकर फूलझड़ी छोड़ना बहुत आसान है। देखें, फूलझड़ियां तो 70 साल से हमारे मुल्क में छोड़ी जा रही हैं। आपको अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की नजर डालेंगे तो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के क्रेडिट में बहुत सारी बातें आती हैं, बात किसी और तरफ चली जाएगी। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है, अगर हमने यही रवैया रखा और हमने किसी और मुल्क के कहने पे अपनी गर्दन को मोड़ दिया तो खुदा न खास्ता हमारी हैसियत कुछ नहीं रहने वाली। हमें यहाँ पर स्टांस लेना पड़ेगा, हमें ठीक बात और सही बात करनी पड़ेगी। हम अगर वो आधा तीदर और आधा बटेर वाली बात करें, जी आर्मी चीफ देख लें और वजीर खारजा, प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या कर रहे हैं भाई? क्यों वो खुल के बात नहीं करते? क्यों अपनी पॉलिसी को वजह नहीं करते? हुक्मरान जमात के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। भाषानी शाह साहब, बता दें सर प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, जान की अमान पाऊं तो एक सख्त सवाल आपसे करना चाहूंगा जनाबे वाला। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब भी आपसे वाज़ेह तौर पर सवाल कर चुके हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी शहीद या हलाक, और दूसरी बात ये अमेरिका सही या गलत, अभी तक कोई जवाब ना मुझे मिला है ना किसी ऑपोजिशन की जमात के रहनुमा को। मोहम्मद अली भाई, बिल्कुल आपने सवाल किया है कि बिल्कुल देखें, ईरानी जर्नल जो शहीद हुआ है, मैं उसको शहीद ही कहूंगा, वो शहीद हुआ है। अमेरिका ने जो किया, क़यादत से पूछ लीजिएगा बशानी साहब। एक मिनट अभी भाई को बोले थोड़े मेरी बात। जी बशानी साहब, मैंने कहा क़यादत से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल जी। दूसरी चीज ये है, मैंने पूछा हुआ है भाईजान, आप मेरी बात थोड़ा सुने। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि लीडरशिप क्या कर रही है, जनरल साहब जो है ना वो जवाब दें, और वो जवाब दे रहे हैं। भाईजान हम एक बात कहें, पिछले 70 साल से कश्मीर की ये जंग चल रही है, क्या ये गवर्नमेंट पे नहीं रहे? ये सारा कुछ हम पे करवाते हैं और हम करेंगे, हम वो करेंगे जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और मैं आप एक चीज और बताता हुआ चलूं मैं आपको मोहम्मद अली भाई, कि ये भाइयों ने एक बात की कि अंडे मुर्गी और चुप, इन्होंने तो हमेशा गरीबों का खून पिया है, हमेशा गरीबों को कहां तक पहुंचाया है। और वो तो जब गरीब से गरीब होते गए और अमीर से अमीर तो ये लोग होते गए। इन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर क्या किया जनाब, इन चीजों को भी मद्देनजर सामने रखे। हम इनसे पॉलिसी सीख के नहीं बनाएंगे, हम अपनी पॉलिसी बेहतर जानते हैं और हम अपनी पॉलिसी के ऊपर इमरान खान जिस तरीके से चल रहा है वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चल रहा है। भाषानी भाई, मैं आपके मौकिफ की 100% तायद करने के लिए तैयार हूं जनाबे वाला। मुझ समेत तमाम सहाफी इस बात पे मुत्तफिक हैं, नवाज शरीफ साहब चोर थे, जरदारी साहब डाकू थे। सर जी 1.5 साल में आप लोगों ने क्या दिया है, जरा प्लीज मुझे बताना पसंद करेंगे। हमने 1.5 साल में आपके मुल्क के ऊपर, जैसे ये भाई ने बोला कि सूदिया के साथ ये जो है ना बिल्कुल सर झुका के नीचे चल रहे। भाईजान मैं एक चीज आपको ये बताऊं कि असल में चीज ये है कि आपका 1.5 साल के अंदर जो पिछले 30,000 अरब रुपए के नीचे आया हुआ था, आपके 1.5 साल के अंदर आपका मुल्क बहुत बड़े बहरान से बचाया गया है। जो अगर इस मुल्क की किस्तें अदाई नहीं की होती तो आज आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है। इसी के साथ और आपके और भी मसाइल आप ले लें, आपका मुल्क बिल्कुल। भाषानी साहब जरा आपको एक चीज, बिल्कुल एक चीज की निशानदही करता चलूं, 3 दिन से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वाले स्ट्राइक पे बैठे हुए। कल से ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने भी स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। आप लोग गैस नहीं दे रहे इस सूबे को जहां पर सबसे ज्यादा गैस बनती है, और उसके बाद ना दरामदाद बढ़ेगी ना बरामदाद बढ़ेगी, तो फिर इमरान खान साहब किसी एक नुमाइंदे को भी मुख्तस नहीं कर रहे कि जाके मुज़ाकरात कर लो।
सर ये देखें, गैस की अगर आप बात कर रहे हैं, गैस अगर 2, 4 या 5 या 6 दिन की अगर कोई उसमें कोई वजूहत आ जाती है तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक ये भी सेट हो जाएगी। मैं आपको ये चीज एक बताऊं कि क्या पिछली गवर्नमेंट में ये चीजें कभी नहीं रही हैं? पिछली गवर्नमेंट क्या ये सिर्फ सारा कुछ हमारी गवर्नमेंट पे आने लग गया है? लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी के सेट, हर चीज बेहतरी के सेट पे जा रहा है, कोई अनबेहतरी के सेट पे नहीं जा रहा है जनाब। तो मैं आप मुझे मोहम्मद अली भाई, जो भाइयों ने मौक़िफ़ दिए वो मौक़िफ़ तो वो आप उनसे एक सवाल करते हैं तो वो 10 सवालों का आपको जवाब दे देते हैं, पता नहीं कहाँ कौन सी तनकीद आके गवर्नमेंट पे कर लेते हैं। जब मेरी बारी आती है तो आप मुझे सर पूरा मौक़िफ़ भी देना नहीं बयान करते। नहीं बिल्कुल टाइम है सर, आप बात करें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि हमारी पॉलिसी, हम वो पॉलिसी नहीं इख्तियार कर रहे जो नवाज शरीफ ने की थी, जो अपना सरदारी साहब ने की थी। हम उन पॉलिसी में नहीं कर रहे सर। हम महल, हम कोठियां, हम पाकिस्तान से हट के जायदादें नहीं बनाते। इमरान खान वो लीडर है जो इस खित्ते के लिए, अमन के लिए सोचेगा और इस पाकिस्तान की फलाई बेबूदी बेहतरी के लिए सोचेगा। वो करेगा जिससे हमारे पाकिस्तान की बेहतरी होगी। हम वो बेहतरी इमरान खान नहीं करेगा कि वो जाके अमेरिका के अंदर जो है ना अपने महल बनाए, दुबई के अंदर अपने महल बनाए और दौलत को और सूबों को बेच लेवे। ये हमारा ये विजन नहीं है, हमारा ये मंशूर नहीं है मोहम्मद अली भाई। हम जिस आज 1.5 साल हो गया, आपने बोला कि 1.5 साल के अंदर आप लोगों ने क्या किया सर? पिछले 30 साल का मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता कि 30 साल की चोरी, जहां एक खजाने से 30 साल चोरी होती गई है, वहां 1.5 साल में वो चोरी नहीं, वो खजाना भर सकता। टाइम लगेगा, आप देखते जाएं इंशाल्लाह। सर जी इजाजत देंगे, एक सवाल पूछ लूं आपसे मैं। ये पाकिस्तान के लिए तारीखी गवर्नमेंट, जी मैं आ रहा हूँ इकबाल भाई। ये 22 करोड़ आवाम सुन रही है कि ये इंशाल्लाह ये आज जो भी हमारे मुखालिफिन जो भी तनकीद कर रहे हैं, एक दिन दूर नहीं है वो दिन जब ये शाह साहब एक सवाल, इंतहाई बचकाना सवाल आपसे करने वाला हूं जनाबे वाला। पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है ये बोल के कि माजी वाला चोर था, ठीक है, के इलेक्ट्रिक के जो यूनिट हैं वो उसमें पैसे बढ़ा दिए जाते हैं ये बोल के कि उससे पहले वाला डाकू था। सर जी चोर और डाकू थे फिर भी आपकी नजरों के सामने से निकल गए, ये मौजज़ा कैसे हो गया सर? चोर और डाकू जब हमने सर, चोर और डाकू जब बंद होते हैं, जब वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का जो है ना पता नहीं क्या इशू हो जाता है, फिर भी तर्स इस गवर्नमेंट के अंदर, फिर भी कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि कुछ हो जाए, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जब ये लोग सेहतमंद होंगे तो आना तो इन्होंने पाकिस्तान में, इनको फिर भी हम मंगवा सकेंगे और इनसे वसूलियां कर सकते हैं। हमारे तो बदनसीबी, इस कौम की बदनसीबी ये है कि जिस चोर ने चोरी की और फिर हम कुछ नहीं कर सके, या वो बीमार हो गए या तो वो मुल्क से बाहर भाग गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भाषानी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल सांद साहब काफी देर से आप बोल रहे थे और उनकी बात पे कमेंट करना चाह रहे थे। अब जो है ना, मैं भाषानी साहब की एक बात पे वो बात हमने जाना था किधर और हम निकल गए किधर। जी जी, वो मतलब कंटेंट का हिस्सा थी चीजें। बिल्कुल पीटीआई के लोगों का वतीरा ये कि जी सब छोड़ दे, हम ठीक है, साफ और शफाफ चली। लेकिन बहरहाल 1.5 सालों में इन्होंने कश्मीर को कहा कि 70 साल कश्मीर के लिए क्या किया कश्मीर के, लेकिन जो इन्होंने 1.5 साल में किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया। अच्छा। इन्होंने कश्मीर को अपने हाथों से गंवा दिया, इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया, इन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमान जो रहने वाले मुसलमान हैं उनको उनकी जो जिंदगियां हैं वो तंग करवा दी अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से। जो 70 साल में इंडिया ने नहीं किया वो इनके 1.5 साल दौर हुकूमत में कर दिया। अच्छा। मैं ये कहना चाहता था। चले ठीक है जी। अच्छा, ये मौसूफ ने बोला कि जी पिछले गवर्नमेंटों में जो लोग रहे वो क्या करते रहे, तो जनरल मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट थी यहाँ पे, आपको पता ही होगा 8 साल वो रहे हैं, तो इनसे ये पूछें कि गली में जाएं, अपनी किसी भी गली के अंदर जाके 10 लोगों से पूछ लें कि जनरल मुशर्रफ का दौर अच्छा था या हमारा दौर अच्छा है। अच्छा, जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली, जो ये बातें आज चैलेंज कर रहे हैं, 60 रुपए से डॉलर ऊपर नहीं जाने दिया, ये बात क्या करते हैं? चल इस पे एक प्रोग्राम रखूंगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया, साइड पे कंक्लूड कर दीजिएगा। ये हां, ये देखिए कंक्लूजन लेना है मुझे। मेन आज का जो एजेंडा है वो है ईरान और अमेरिका। बिल्कुल, तो मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल इस चीज की हमें मुखालफत करनी चाहिए, जंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और कुछ बातें इनकी भी ऐसी सही हैं, मैं यूं सही कहूंगा कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपने मुल्क की नुमाइंदा होती है। बिल्कुल, वजीर
आजम होता है। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मलेशिया में वो हुई थी, अपना तकरीब हुई थी, उसमें इनको जाना चाहिए था और मुसलमान कंट्रीज का साथ देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद अवान साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। सैयद फरहान अहमद साहब APML से हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल साद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे और भाषानी शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे। आप चारों मेहमानान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया था। और साथ ही साथ मामला फिर वहीं आ जाएंगे, किसी और की जंग का हिस्सा बनना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। बेहतर हो यहां पर जंग लड़ी जाए अंदरूनी सतह पर, भूख से, अफलास से, महंगाई से, बेरोजगारी से, करप्शन से जो जंग लड़ी जा रही है वो पाकिस्तान के मफाद में हो सकती है। ईरान हमारा सगा नहीं है, अमेरिका हमारा सगा नहीं है, सऊदी अरब, मलेशिया हमारा सगा नहीं है, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। अपनों के ऊपर जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हल कर दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। किसी रेडी वाले को नहीं पड़ी कि ईरान को कौन किस पे हमला कर रहा है, अमेरिका किस पे हमला कर रहा है। एक रेडी वाले को अपने घर में भूख से बिलखते बच्चे की भूख से फिक्र है कि उसको जाके दूध कैसे दिया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।